हाँ, तो मुर्शद आज ना जो मुझे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया वो बेसिकली आया हॉलैंड का वीज़ा, मतलब शॉर्ट टर्म वीज़ा जिस तरह होता है वो किस तरह लगवाया जाता है। फिर इसमें मुझे आया कि वीज़ा जो है ना वो सिर्फ हॉलैंड का ही क्यों, मतलब बाकी कंट्रीज़ भी तो हैं जहाँ का वीज़ा आप लगवा सकते हैं। वीज़ा क्यों लगता है, वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है, हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं सोचा मैं आज ना उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 6 से 7 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया है, करवाया है, एक्चुअली स्पॉन्सर किया है फैमिली में से, मतलब फैमिली को। और 90% जो है वो उसका सक्सेस रेट रहा है। और उसकी रीज़न ये नहीं है कि मतलब को मेरी प्रोफाइल इस तरह की थी या मेरी सैलरी इस तरह की थी। इट्स मोर लाइक जो, क्योंकि बेसिकली जो वीज़ा आपका लगता है ना, या जिसका लगता है वो उसके अपनी एप्लीकेशन की बेसिस पे लगता है। यूरोप में कम से कम आप इसको एक्सपेडाइट नहीं करवा सकते। आप एम्बेसडर को या एम्बेसी को या यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को आप ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सकते या दे सकते जिसके थ्रू वो कहेंगे हाँ ठीक है इनके बंदे का वीज़ा लगा दो, बाकी सब का रिजेक्ट कर दो। वो नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना कि क्या एप्लीकेशन आई थी, उस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हुई थी और उस पर हमने डिसीजन क्या लिया। तो मैंने बेसिकली पर्सनली मैंने बहुत से वीज़ाज़ अप्लाई किए थे। मैंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया, मैंने 3 टाइम्स वीज़ा अप्लाई किया और मेरा तीनों दफ़ा वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ। और वो रिजेक्शन की रीज़न यही थी कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली सबमिट नहीं की थी। इनफैक्ट जो पहली दफ़ा थी उस दफ़ा मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए गया, तो जो वीज़ा ऑफिसर था, अब इफ़ आई लुक बैक तो मैं कह सकता हूँ जो वीज़ा ऑफिसर था उसकी इंटरेस्ट थी, उसकी इंटेंशन थी कि वो वीज़ा देना चाहता है, क्योंकि मेरा एक केस वैलिड था जाने का। बट मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि मैंने इसको क्यों वीज़ा दिया, इसलिए तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखाई ही नहीं है। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो उन्होंने फिर वो वीज़ा रिजेक्ट ही किया, क्योंकि उनके पास एक दफ़ा आप साइकिल में आ गए हो कि ओके इसका वीज़ा हमने इस बेसिस के ऊपर, इस स्टोरी के ऊपर रिजेक्ट किया था, तो नेक्स्ट टाइम आपको मुश्किल होता है आपके लिए जस्टिफाई करना कि मेरे सर्कमस्टेंसेस किस तरह चेंज हुए हैं प्रीवियस टाइम की निस्बत। तो अगर लेट्स से आप स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट आप अप्लाई कर रहे हैं यूएसए के लिए या यूरोप के लिए, और वो आपका एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, आप दोबारा अप्लाई तो कर सकते हैं, किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं, आप नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। बट वो सेम चीज़ ये पूछेंगे कि जो लास्ट रिजेक्शन थी उससे लेके अब तक क्या तब्दीली आई है आपके सिचुएशन में कि हम इसको रिकन्सिडर करें। अगर आपकी सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं है, लेट्स से अगर आप अभी भी स्टूडेंट ही हैं और आप फॉर एग्जांपल अभी भी जॉबलेस हैं या अभी भी आपका मैरिटल स्टेटस चेंज नहीं हुआ, तो दे वोंट कंसिडर इट। मतलब वो आपसे क्वेश्चन तो करेंगे कि ठीक है आप हमें ये बताएं, बट 99% चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट ही होगा। अब मैंने यूएसए का तो उसके बाद से दोबारा अप्लाई किया ही नहीं, सोचा भी नहीं उसके बारे में। लेकिन यूरोप के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मैंने वीज़ा अप्लाई भी करवाया, स्पॉन्सर भी किया, वीज़ा लगा भी, लोग आए भी, विज़िट भी हुआ, और फिर मैंने दूसरों को भी गाइड किया। तो मेरे पास बेसिकली एक चेकलिस्ट बन चुकी हुई है, और वो चेकलिस्ट बेसिकली जो है वो लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन में अप्लाई करने के बाद। और फिर चूँकि मैंने अपील भी की, अपील का मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि अपील किस तरह से आपने करनी है, अगर, और वो भी सिर्फ शेंजन स्टेट के लिए, शेंजन स्टेट्स के लिए, बाकी कंट्रियों के लिए नहीं, क्योंकि बाकी मुल्कों का अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो मुझे जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है मैं उसका बताऊँगा आपको। तो जब आप शेंजन विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें वो आपसे मेनली जो एप्लीकेशन है, डेफिनेटली अगर आप जैसे समर आ गया, मैं समर में इनका टूरिज़म जो है ना वो प्रॉपर बूम में होता है। मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री को एप्लीकेशंस मिलती हैं विज़िट वीज़ा की। कभी कभी फैमिली एंड फ्रेंड विज़िट्स भी होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कोई मतलब देयर आर डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से लोग आते हैं, वो वीज़ा अप्लाई भी करते हैं। तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो सिर्फ उसमें ये चीज़ें देखता है, पहला
अपार्ट फ्रॉम अदर्स, आप केस टू केस बेसिस चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो जनरल 90% उन्होंने देखना होता है वो ये देखना होता है कि क्या आपका उस कंट्री में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आने का कोई जवाज़ बनता है, कोई वैलिड रीज़न है, या आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे कोई एक कॉन्सर्ट हो रहा है। मतलब कॉन्सर्ट इज़ ऑल्सो अ वैलिड रीज़न, बट मोर ऑन दैट लेटर। बट लेट से आप कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ यहाँ की पसंद है, मैंने वो, अगेन दिस कैन ऑल्सो बी जस्टिफाइड एज अ वैलिड रीज़न, बट कंफ्यूज किए बिना व्हाट आई वांट टू से इज़ कि वो आपका देखेंगे कि क्या इसको यहाँ पे आना चाहिए, या क्या ये जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है ये इसको सिर्फ इस मुल्क में मिल सकती है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समर है, यहाँ पे बीच पे इनकी कुछ एक्टिविटीज़ अगर होंगी, फॉर एग्जांपल कॉन्सर्ट, आपने उसके फार्मूला 1 अब तो खैर ख़त्म हो गया, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट ईयर, हॉलैंड में फार्मूला 1 होता है। अगर आपने फार्मूला 1 की टिकट्स ली हुई है, दैट्स अ वैलिड रीज़न। आप उन्हें कह सकते हैं कि मैंने फार्मूला 1 की टिकट ली है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इतनी देर से इनको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टिकट्स ली है, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, मैं 1 हफ्ते के लिए आऊँगा, दैट्स अ वैलिड रीज़न कि ठीक है आप इसलिए आना चाहते हैं। अब द सेकंड थिंग इज़ शेंजन स्टेट्स का रूल है कि आप 180 डेज़ की विंडो पे सिर्फ 90 डेज़ के लिए आप रह सकते हैं अक्रॉस ऑल द शेंजन स्टेट्स। तो लेट्स से अगर आप जर्मनी में 30 डेज़ रहे हैं, हॉलैंड में 30 डेज़ रहे हैं, तो फ्रांस में आप 30 डेज़ रह सकते हैं। देन यू हैव टू लीव द शेंजन स्टेट्स, मतलब ऑल स्टेट्स। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक कंट्री को लीव करना है, आपने सारे स्टेट्स को लीव करना है, ये उनका रूल है। अब इसके लिए उनको वैलिडेट करना होता है कि आपका वीज़ा एक्सपायरी या 90 डेज़ मैक्सिमम विंडो। अगर आपको लेट से आपको वो 10 दिन का वीज़ा देते तो फिर तो आपने 10 दिन के अंदर अंदर ही आपने छोड़ के जाना है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि ठीक है आपको हम दे देते हैं वीज़ा 90 डेज़ का या 80 डेज़ का, तो आप क्या प्रूफ है कि आप वापस जाएंगे यहाँ से? क्या प्रूफ है कि आप कहें नहीं फार्मूला 1 तो मैंने देख लिया, मैंने फीफा भी देखना है, जो कि फुटबॉल का मैच भी मैंने देखना है, फिर उसके बाद मेरी क्रिकेट टीम भी आ रही है, मैंने उसके लिए भी रुकना है मैंने, क्योंकि आप आ तो गए हैं यहाँ पे इतना वो इन्फोर्स नहीं करते, मतलब छापे नहीं मारते यहाँ पे आपको आगे मतलब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करना होता कि मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ पे रहूँगा। उनके पास डेटा होता है आपका, वो आपसे सिर्फ एंट्री में पूछते हैं कि आपने वापस कब जाना है, क्या सीन है। अगेन उसके ऊपर एक डिफरेंट एपिसोड कर लेंगे। बट अभी सिर्फ ये कि शेंजन वीज़ा आपने जब अप्लाई करा तो ये 2 चीज़ें आपने मस्ट जस्टिफाई करनी है, और इसको जस्टिफाई करने के लिए आपने कवर लेटर ज़रूर लिखना है। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो अब जो VFS है वो एटलीस्ट हॉलैंड के लिए एप्लीकेशंस लेता ही नहीं अगर आपने कवर लेटर नहीं लिखा उसके ऊपर। तो उस कवर लेटर में ये 2 चीज़ें तो आपने मस्ट मैंडेटरी आपने एक्सप्लेन करनी है, क्यों आना चाह रहे हैं और क्या रीज़न्स है कि आप यहाँ से वापस जाएंगे। वापस जाने की रीज़न्स में मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। एक चीज़ आ सकती है आपके फैमिली के टाइज़, आप के पेरेंट्स वहाँ पे हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे वहाँ पे हैं, सिबलिंग्स इतना कंसिडर नहीं होते। फिर उसके बाद आ जाता है आपकी जॉब है वहाँ पे, इकोनॉमिक टाइज़ हैं आपके वहाँ पे, और वो जॉब भी मतलब 1-2 महीने पुरानी नहीं, साल हो जाए तो दैट्स वेरी गुड। और अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं किसी HR के लेटर के साथ, दैट्स इवन बेटर। इस तरह के आप प्रूफ अगर आप टाइज़ वहाँ पे शो कर सकें, और वो टाइज़ इस तरह की भी हो सकती है कि मैं कोई वॉलंटियर एक्टिविटी करता हूँ पिछले 3-4 साल से, तो मेरा ये प्रूफ है, ये पिक्चर्स हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं इसकी जो कि प्रूफ करती है कि हाँ मैं वाकई यहाँ पे इसमें इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो वो सब उसमें प्रूफ के तौर पे आ जाता है। जब आप ये 2 चीज़ें देते हो तो कम से कम आपने जो फर्स्ट गोल पोस्ट है आपने वो क्लियर किया है। अब आपको वो वीज़ा देंगी कि आपने एप्लीकेशन क्या सबमिट किया। आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, उसमें आपने अपनी रिटर्न टिकट ज़रूर दिखानी है, और वो रिटर्न टिकट जो है वो आपकी स्टोरी के साथ मैच कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 दिन का वीज़ा लगवाया लेकिन आपकी रिटर्न टिकट आपको दिखा रही है कि आप वहाँ पे 30 दिन बाद वापस जाएंगे, तो दैट्स नॉट गुड, वो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो डाउट्स हो सकते हैं आपको। फिर आपने लेट से आपने कहा है कि मैंने 10 दिन बाद वापस जाना है, या और 10 दिन की ही आपकी फ़्लाइट की बुकिंग भी है, 10 दिन की आपकी होटल की बुकिंग है, लेकिन जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करवाई, वो आपने 2 दिन की करवाई, आपने 1 हफ्ते की करवाई है, उस पर भी उनको डाउट्स हो सकते हैं। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने 10 दिन का वीज़ा अप्लाई करना है, 10 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस, 10 दिन की बुकिंग, 10 दिन की होटल रिजर्वेशन, और 10 दिन का ही आपने प्लान उनको देना है। अब मैं अक्सर रेडिट के ऊपर देखता हूँ कि रेडिट के ऊपर लोग 4-4 पेजेस का, 3-3 पेजेस का कवर लेटर लिखते हैं। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई एवरीथिंग। आपको ये नहीं बताना कि मैं होटल में कितने बजे एंटर होऊंगा, कितने बजे चेक इन करूँगा, कहाँ बैग रखूँगा, खाना मैं कहाँ से खाऊँगा, आपको ये चीज़ें नहीं बतानी। आपको सिर्फ ये बताना है कि मैं इस होटल में रुकूँगा, या अगर मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है तो मैं उनके घर पर जाकर रुकूँगा। आपने ये चीज़ें सिर्फ बतानी है।
मल्टी एंट्री सिंगल एंट्री का जो सिनारियो है ना वो कुछ इस तरह से है कि जो वीज़ा ऑफिसर है ना बेसिकली उसके रहमो करम पे हैं आप। अगर तो उसका दिल करेगा तो वो आपको मल्टी एंट्री दे देगा, अगर उसका दिल नहीं करेगा तो वो आपको सिंगल एंट्री ही देगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा एक सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करें। अगर केस बाय केस बेसिस पे उसको लगेगा कि अच्छा पहले भी आ चुका हुआ है, ट्रैवल करता, तो मे बी वो आपको मल्टी एंट्री दे दे, बट रिजिड होने की वजह से अपना एप्लीकेशन ना रिजेक्ट करवाइएगा। ईजियर है, बेटर है कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा लगवाएं, स्पेशली अगर आपका फ़र्स्ट टाइम वीज़ा लग रहा है। और एक और चीज़ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि इवन दो अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो स्टिल आपका वीज़ा लग सकता है, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ये लिखवाना पड़ेगा कि यस ये हमारे पास पढ़ रहा है, इतने सेमेस्टर इसने पढ़ लिए हैं, सेमेस्टर ब्रेक है। फॉर एग्जांपल डीन से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से किसी से अगर आप लिखवा लें कि यस ये जाना चाहता है, हम इसकी छुट्टी है, इसका छुट्टी तो नहीं मतलब जो भी ब्रेक है हम वो अप्रूव करते हैं, तो उस पर भी आपका वीज़ा लग सकता है। तो ऑल इन ऑल 95% आपके चांसेस इसी से पूरे हो जाते हैं। इफ़ यू वांट कि मैं आपके साथ बेसिकली वो चेक लिस्ट बेसिकली एक मार्कडाउन की फ़ाइल है, इसमें मैंने सिर्फ ये इस तरह के ना 15-16 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई हैं कि ये चीज़ें आपने रेडी करनी है, ये चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी, तो आपका जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बेटर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं तो प्लीज़ लेट मी नो। इट्स नॉट एनीथिंग फॉर्मल, एक इनफॉर्मल सी बस डॉक्यूमेंट है, आई कैन शेयर इट विद यू एज वेल। तो दैट एंड देन उसके बाद फाइनल चीज़ आ जाती है। अब लेट्स से आपने सारा कुछ फॉलो किया और आपने अप्लाई किया, इवन देन द वीज़ा ऑफिसर कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरी बेटी पैदा हुई थी आयशा, तो मैंने मदर इन लॉ का वीज़ा अप्लाई करवाया था और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने रीज़न यही दी थी कि बेटी पैदा हो रही है, मिडवाइफ का लेटर, एवरीथिंग हमने जो है वो साथ में सपोर्टिव प्रोवाइड की थी, सब कुछ कंप्लीट था, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उसका एक रीज़न ये था कि हमने वीज़ा एप्लीकेशन के एप्लीकेशन सबमिट करने में और उनके ट्रैवल करने में सिर्फ 12 to 13 डेज़ थे, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग बमर ऑन आवर पार्ट, क्योंकि इतना टाइम जस्टिफाई नहीं करता उनको एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, फिर वीज़ा आने में और फिर उनके ट्रैवल करने में। तो उनको डाउट्स होते हैं कि मे बी ये रीज़न इनकी वैलिड नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। दैट इज़ वाई ऑलवेज अप्लाई कि 3 महीने, कम से कम 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आप वीज़ा अप्लाई करें, ताकि उनके पास भी एम्पल टाइम हो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का, आपके पास एम्पल टाइम हो उसके बाद टिकट्स लेने का, क्योंकि उनको पता है कि आपने टिकट्स तो अब नहीं लेनी, रियल टिकट्स तो आप बाय नहीं करेंगे, तो वो जब आपका वीज़ा लगेगा आप उसके बाद ही टिकट्स बाय करेंगे। तो इस तरह की कुछ निटी ग्रिटी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन को पॉजिटिव रखने में। ऑल इन ऑल इन वन लाइनर अगर मैं कहूँ तो बेसिकली आपका गोल ये है वीज़ा अप्लाई करने के बाद कि आपने वीज़ा ऑफिसर को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देनी कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सके। और उसमें ये इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जो चीज़ें वो एक्सपेक्ट करती हैं वो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मे बी जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो मैं डॉक्यूमेंट में उसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें कुछ स्टेप्स ऐड कर दूँगा जो कि आप देख सकते हैं। और इफ़ आई मिस समथिंग प्लीज़ लेट मी नो। और नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं फिर रिजेक्शन और अपील के बारे में डिस्कस करूँगा कि हाउ कैन यू हैंडल दैट। I have arrived on my location, so I'll be saying adios to you now. See you next time.